हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज सौरभ वर्मा सर, जो कि हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट सीनियर्स में से एक हैं। सर अभी विप्रो में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, और सर की अगर बात करें तो सर ने जावा पे बहुत अच्छा काम किया है, डॉकर पे, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी सर को बहुत अच्छे से आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर से ही पूछ लेते हैं सर के बारे में थोड़ा। तो सर प्लीज आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे डीएससी नंबर्स तो आपके बारे में नहीं पता, और जो आने वाले हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता। तो सर प्लीज आप थोड़ा सा। ओके। तो जैसा रजत ने बताया, एक्चुअली मैंने पहले डिप्लोमा करा है 3 साल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी सर। ओके। तो उसके बाद मैंने बीटेक करा है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर से। तो रही बात टेक्नोलॉजीज की, तो हाँ, जावा मुझे काफी अच्छे से आती है। उसके अलावा मैंने सी, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड वेब डेवलपमेंट। Apart from that, Windows development is Windows standalone application I have also developed. So these are the key skill that I have. और इसके अलावा मुझे थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और लोगों से जुड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ रजत, दूसरा क्वेश्चन। तो सर इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू में? कैसे क्या क्या, मतलब जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे थे उसमें कैसा फील किया, क्या क्या स्ट्रगल रहा इंटरव्यू में, उसके बारे में प्लीज कुछ बता सकते हो? अच्छा, तो पूरी प्रोसेस ऐसी थी कि हमारे पास ग्रुप में एक लिंक आता है। जब मैं फाइनल ईयर में था, तो हमारे ग्रुप में एक लिंक आता है कि विप्रो का चल रहा है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाला, तो जिसको जिसको रजिस्टर करना है घर में। तो हमने से बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करा था। उनका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उसके बाद उनके टोटल 3 अलग अलग राउंड्स होते हैं। पहली बार वो आपको किसी सेंटर में बुलाते हैं, या फिर ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में 3 पार्ट होते हैं। पहले तो एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, और दूसरा टेस्ट जो होता है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में नॉर्मल मैथमेटिक एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है उसमें ऐसे राइटिंग करवाते हैं। ऐसे राइटिंग इन द सेंस, मतलब कोई एक टॉपिक दे देंगे, उसके बाद कहेंगे कि इस पे अराउंड 100 से 400 वर्ड तक लिखना है। ऐसा कुछ टाइप करना होता है उसमें। तो इसके लिए थोड़ी स्पीड अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग की, और स्पेलिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए। और थर्ड राउंड जो होता है उसमें उनके 2 प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम उनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, नॉर्मल इजी मीडियम लेवल के होते हैं। लाइक कुछ लोगों से ऐसे पूछा गया था कि काउंट द वोवेल इन द गिवन स्ट्रिंग। ऐसे क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन लूप के थे। और मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन था, स्ट्रिंग मैचिंग का। और दूसरा जो क्वेश्चन था, वो दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड था समथिंग मॉड्यूल निकालने का, मतलब साइक्लिक रोटेशन जो होता है अरे में ना, वो वाला। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला राउंड क्लियर करने के बाद कुछ दिनों बाद मेल आता है कि यू हैव सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो फिर इंटरव्यू राउंड भी उनका 2 राउंड का होता है। पहला तो एचआर राउंड, पहला टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर एचआर राउंड होता है। तो टेक्निकल वाले राउंड की प्रिपरेशन में कुछ ऐसा था कि, मतलब हाँ, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर नहीं करी थी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब तो अच्छे से प्रिपेयर थे पहले से। तो हमारी जो वीक पॉइंट थी वो इंग्लिश स्पीकिंग की थोड़ी थी उस टाइम पे। अब नहीं है वैसे। तो हमने कोई एक ऐप था टेक बडी करके, उसको डाउनलोड करके रखा था। उसमें हम ना कॉल कर सकते हैं ऐसे, तो रैंडम कॉल लग जाती है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसे, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हम लोग उस ऐप का यूज करते थे, और कहीं भी कॉल लग जाती थी उसके बाद हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे, 1 1 घंटे 2 2 घंटे। तो ऐसे करके थोड़ी इंग्लिश अच्छी की गई उस टाइम पे। तो मेन फोकस जो होता है टेक्निकल राउंड का, मेन फोकस टेक्निकल चीज़ों पे होता है।
एचआर राउंड का तुम्हारे पूरे बिहेवियर पे होता है। तो टेक्निकल राउंड में मोस्टली वो ये जानना चाहते हैं कि तुम अपनी आइडियाज को या फिर अपनी नॉलेज को मतलब एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जब वो पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उस क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि पहली बात तो इंटरव्यूअर आपको जानता नहीं है, फिर आप अपने बारे में जो चीज बताते हो वो उसके लिए एक सिलेबस बन जाता है इंटरव्यूअर के लिए। वो वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करता है। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, केवल अपने बारे में बताओगे और कहाँ से पढ़े हो ये बताओगे और शांत हो जाओगे, तो उसके जो क्वेश्चन होंगे वो उसके कुछ अपने क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन जो वो जानता है वो वहां से क्वेश्चन पूछे। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे बता दोगे कि आप इस फील्ड में अच्छे हो, आपने इन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रखा है और आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपने यहाँ से इंटर्नशिप करी है और ये चीजें आपकी हॉबीज है, तो इतना जब ऐड कर दोगे तो उसके बाद जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा तो उन्हीं चीजों में से पूछेगा, उसको आप अच्छे से काउंटर कर पाए। तो उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में ये चीज मैंने अच्छे से सीखी। तो मुझे जहां तक लगता है जब आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर देते हो तो बहुत सारी चीजें वहीं पे फिक्स हो जाती है। उसके बाद तो डिपेंड करता है आपकी स्किल कैसी है। तो टेक्निकल राउंड में उन्होंने पूछा था कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे डिबगिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे कॉलेज में कोड डिबगिंग चलता था ना कंपटीशन, तो मैंने उसमें रेज्यूमे में मेंशन कर रखा था। तो मेरा फर्स्ट प्राइज था उसमें कोड डिबगिंग। उसने पूछ लिया डिबगिंग क्या होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एक लूप का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। लूप के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था, उसमें वो एक स्टार पैटर्न करके प्रिंट करना था, जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन। तो वो उन्होंने एक पेज पे लिखवाया, उसके बाद ड्राई रन करवाया। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट क्यों करा है, ये कंडीशन क्यों लगाया है, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद जो तीन चार और क्वेश्चन थे वो जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्वेश्चन थे, जो आजकल आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंटरफेस क्या होते हैं। और कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इनहेरिटेंस क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता और कैसे सपोर्ट करता है, ये वाले क्वेश्चन पूछे। और और कुछ लोगों से उन्होंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन पूछे थे, लाइक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे मैथ टाइप वाले क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन भी उन्होंने कुछ लोगों से पूछा था टेक्निकल राउंड में। ऐसा हमने, इसके बाद टेक्निकल राउंड क्लियर होता है, फिर हम एचआर राउंड में जब जाते हैं तो एचआर राउंड जो था वो टेलीफोनिक था उस टाइम पे। मतलब वो मतलब कि मोबाइल फोन से हुआ था हम लोगों का इंटरव्यू, टेलीफोनिक वाला। तो एचआर जो थी वो कहीं बाहर बैठी हुई थी किसी दूसरे लोकेशन पे, हम किसी दूसरे लोकेशन पे थे। उस टाइम कोविड नहीं था, ऑफलाइन होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम भी टेलीफोनिक ही हुआ था एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में उसने मुझसे पहले ही क्वेश्चन ये पूछा कि सौरभ तुम्हारा टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू कैसा गया। तो क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे थे तो मैंने कहा कि मेरा टेक्निकल राउंड काफी अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छे थे और मैंने सभी क्वेश्चन के सही से आंसर दिए। तो कह रही है कि सौरभ हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा टेक्निकल अच्छा है, पर अगर तुम्हें कुछ और काम दिया जाएगा तो कर पाओगे। तो मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, कर लेंगे। तो कह रही है कि अपना जो तुमने दो तीन प्रोजेक्ट बनाए हैं, अगर तुम्हें इसमें से कोई एक प्रोजेक्ट सेल करना होगा किसी को तो कैसे करोगे। तो मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट वाला ऐप बनाया हुआ था, मतलब वेब ऐप था वो, तो जावा में टेक्नोलॉजीज का यूज। तो मैंने ना उसको सेल कैसे करेंगे ये चीज बताई। मैं सपोज दैट कि आप किसी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और मैं आपको ये ऐप से मतलब ये ऐप आपको बेचना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि ट्रेडिशनल तरीके से मैनेजमेंट कितना टफ होता है, डेटा सेव करेंगे, रिट्रीव करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, आप इसका यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बहुत ढेर सारी चीजें समझाई उन्हें। तो एट द एंड वो बोलती है कि ठीक है सौरभ, तो तुम्हारा सारा टेक्निकल अच्छा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी है, पर थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ और क्लासेस कम करो। कह रही क्लासेस कम करो कॉलेज के और कम्युनिकेशन पे ध्यान दो थोड़ा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही था। ये तीन राउंड थे उनके, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर टेक्निकल, फिर एचआर। ये सर जैसे हम लोग अभी हमारे कॉलेज से भी सब लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं प्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो आप कितने दिन पहले से सीरियस हो गए थे कि हाँ प्लेसमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है?
एक्चुअली सीरियस तो हम लास्ट ईयर से ही थे, जब हमने एडमिशन लिया था तभी से ही। क्योंकि लास्ट ईयर में बहुत सारी चीजें पता चल रही है हमें, उसके पहले हमें पता नहीं थी बहुत सारी चीजें। जैसे कि कंपनी हमारे कॉलेज में नहीं आती है, ये तो तुम्हें भी पता है और सबको पता है। कंपनी जो आती है वो भी थर्ड क्लास के भी नीचे की होती है। आई मीन पता ही नहीं चलता कि कंपनी है भी सच में या नहीं है, ऐसी कंपनी आती है। तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था इतना, जब हम लोग थर्ड ईयर में थे तब भी इतना हमें नहीं पता था कि हम कैसे अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। ऑफ कैंपस भी कुछ होता है, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है यूआईएससी पोर्टल एक करके, है ना, और वहां पर भी कई सारी वैकेंसीज आती है। तो एक्चुअल में हमें ये नहीं पता था कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा पढ़नी चाहिए ताकि हमारा प्लेसमेंट। तो जब जब फाइनल ईयर में हम पहुंचे, एक इंटरव्यू दिया हमने टीसीएस का दिया ना, तो उसके उसके ऑनलाइन टेस्ट पास हो गए थे उसके। जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। टेक्निकल तो अच्छा था, पर वो क्वेश्चन जो उधर सामने से आया ना, वो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा उन्होंने। बताओ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं था, और हमारी स्पीकिंग उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी कि हम मतलब हिंदी में तो समझा सकते थे, पर इंग्लिश में समझाने में मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि कौन से वर्ड से समझाएं। तो इस केस में वो, और पहला ही क्वेश्चन जब ऐसे पूछ लिया जाता है ना और नहीं दे पाओ, तो उसके आगे का सारा इंटरव्यू खराब चला जाता है। तो टीसीएस का इंटरव्यू इस चक्कर में मेरा चला गया। तो वहां से मैंने एक चीज सीखी थी, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज है तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी, जो पहली चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो कम्युनिकेशन है। आई मीन थोड़ी टेक्निकल नॉलेज कम भी है, पर अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो जॉब मिल जाएगी। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज में जॉब मिलना आसान है। कहते थोड़ी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो हम जब सीरियस हुए थे तो हमने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि टेक्निकल हम लोगों का अच्छा था, तो इस वजह से। तो अगर आप प्लेसमेंट लेने के लिए तैयारी करना चाहते हो, अगर आपका टारगेट ये है कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, तो इसके लिए अगर आप फाइनल ईयर में भी सीरियस होते हो तब भी आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी आराम से। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी में अप्रोच करना चाहते हो, आई मीन अमेजन, फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, तो इसके लिए आपको फाइनल ईयर में नहीं, उससे पहले ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जब आप थर्ड ईयर में हो तब से ही। क्योंकि ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। और अगर आप बड़ी कंपनी में जाना चाहते हो, जो बड़ी कंपनी है एक्चुअली, तो वहां पे हम जाएंगे जब ना, तो हमारा कंपटीशन केवल हमारे लेवल के कॉलेज से नहीं होता है। वहाँ पे आईआईटी, एनआईटी के लड़के भी होते हैं। तो और मोस्टली कंपनीज जब जब हम अपना रेज्यूमे सबमिट करते हैं ना, तो हम लोगों का रेज्यूमे ही जल्दी सेलेक्ट नहीं होता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, होता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनीज को किसी को हायर करना है तो वो जाहिर सी बात है अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे कॉलेज के लोगों को पहले हायर करेंगे, है ना। तो इस वजह से हमारा रेज्यूमे थोड़ा पीछे चला जाता है। और अगर आपको बड़ी कंपनी में जाना है तो आपको अपने रेज्यूमे को, अपनी प्रोफाइल को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो जब देखे तो वो आपको सिलेक्ट कर पाए। आई मीन आप किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ पे 5 स्टार 6 स्टार रखो, या फिर कोड सेट पे, या फिर कोड क्या नाम कोड सेट पे चले जाओ, या फिर कोड फोर्सेस पे चले जाओ, या फिर लीड कोड पर ही, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हो तुम्हारे रिज्यूमे में जो जो कि देखने में ही इनोवेटिव से लगे, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं अगर आप बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं। अगर आप मतलब कि थर्ड, क्या कहते हैं, टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो ना, तो वहां पे आपकी स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर बहुत अच्छी स्किल नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि कंपनी आएंगी नहीं और हम मतलब डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। सर, तो सर आपने जैसे कहा कि अगर बड़ी कंपनी में जाना है तो हम्म, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफी करनी पड़ती है। तो सर एक चीज और आती है कि कुछ लोग प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे। तो आपको क्या हाँ, लगता है क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों देखो, एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो डेवलपमेंट ही करता है, क्योंकि कंपनी में आप डेवलपमेंट ही करोगे। लेकिन अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी नहीं है ना, मतलब आपने
डेवलपमेंट पे पकड़ तो बना ली, सपोज कि कैसे बैकएंड इंप्लीमेंट करेंगे, फ्रंट एंड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीजें तो आप कर लोगे अगर आपने डेवलपमेंट में ध्यान दिया। बट जब कभी बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा, मतलब कि जैसे सपोज कि किसी ने कोई ऑर्डर दिया और उस पर कुछ कुछ डिस्काउंट है, कुछ कूपन कोड अप्लाई हो रहे हैं और कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, तो उन सब चीजों का जो प्रोसेसिंग करना होता है उसके जो कोड लिखोगे आप, वो कोड आप जब अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो वो कोड जो आप लिखोगे ना, वो कोड बहुत ज्यादा टाइम लेगी उसको चलने में। और जो एक्सपीरियंस होगा यूजर का, अगर उसने सपोज कुछ सर्च किया आपकी वेबसाइट पे, मान लो कुछ खरीदना है उसको, उसने सर्च किया और आपकी जो सर्च वाली क्वेरी है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो वो बहुत टाइम लेगी चलने में और उसका यूजर का एक्सपीरियंस खराब होने का मतलब आपकी साइट पे वो नहीं आएगा है ना। तो कोडिंग जरूरी है अगर आपको स्केलेबिलिटी बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है और आपका विजन अच्छा है। मतलब स्केलेबिलिटी का मतलब अगर फ्यूचर में बहुत ज्यादा क्राउड आपकी वेबसाइट पे आती है या फिर किसी एप्लीकेशन पे, तो आप उसको हैंडल कर पाए, तो कोड कुछ इस तरीके से लिखना होता है। तो ये सारी चीजें आप तभी मैनेज कर पाएंगे जब आपकी कोडिंग अच्छी होगी, है ना। तो स्टार्टिंग में तो हम डेवलपमेंट में चले जाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आगे जाएंगे थोड़ा तो हम ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर हैं जो डेवलपमेंट में काफी अच्छे थे, वो बताते हैं कि नॉर्मल एप्लीकेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बना लेंगे, बट जब उस पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होने लगती है, सपोज हर घंटे लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसी वेबसाइट पे, उस टाइम पे जो लॉजिक आप लिखोगे वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर वो बहुत टाइम लेगा तो उस साइट को छोड़ देंगे लोग, या फिर कुछ भी फॉल्ट आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो रहा है, जरूरी है बिल को भी एक एवरेज तक लेना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की नॉलेज नहीं है तो डेवलपमेंट में आप बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप ऑप्टिमाइज कोड नहीं लिख पाओगे तो वहां पे फंस जाओगे। इस वजह से कोडिंग स्किल जरूरी है, आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम अच्छा होना चाहिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो कंप्यूटर साइंस के। जी सर। तो सर जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में बताया कि काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ सर हमारा जो एकेडमिक जी। एकेडमिक सिलेबस होता है सर, उसमें भी ये सब आता है, तो उसमें से क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक ज्यादा सही से देखने चाहिए, कि जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डेटाबेस, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? है, इन सभी पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो उसमें शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट हैं और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी पुराने हैं, ये तो सही बात है, पर वो जो तुम्हें एक तरीके का इंट्यूजन देते हैं, एक तरीके का लॉजिक देते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तो मल्टी थ्रेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जानने, क्योंकि वो एक तरीके के आपके दिमाग में ना एक इंट्यूजन बनाते हैं, एक तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग बनाते हैं। और उस अगर वो लॉजिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से है, तो कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी या फिर कोडिंग की प्रॉब्लम हो या फिर कोई लॉजिक बनाना हो, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी वहाँ पे। तो जैसे कि पीओसी हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सीएम कंप्यूटर नेटवर्क की तो नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अच्छी, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में हो, है ना। तो और कुछ सब्जेक्ट हो गए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये दोनों सब्जेक्ट तो मस्ट है अगर आप प्रोग्रामिंग वाली फील्ड में जाना चाहते हो। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं वो ज़रूरी है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे आपका ग्राफिक्स में या एनिमेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कंप्यूटर ग्राफिक्स को उतना ध्यान नहीं दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर क्रिप्टोग्राफी जो एक सब्जेक्ट है, उस पर आप ध्यान दे सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है सिक्योरिटी वाली फील्ड में जाने का, है ना। तो वैसे तो सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी कोर सब्जेक्ट, बट आपको इस बेस पे डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में किस वाले फील्ड में जाना है। अगर आपको उस फील्ड के बारे में नहीं पता है तो पहले उस फील्ड के बारे में जानना जरूरी है ना। तो
इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में कि कौन से सब्जेक्ट क्या चीज़ें बताते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद ये देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें जिस फील्ड में मैं जाने वाला हूँ, है ना, उसमें हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। और टीओसी भी ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू हम ना डिज़ाइन करना सीखते हैं। अगर तुमने मशीन डिज़ाइन किया होगा टीओसी में तो पता होगा, है ना। सर, अब आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपको जैसे इंटरव्यू होने के बाद जब आप कंपनी में पहुंचे तो कैसा, कलीग के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा, वहाँ का थोड़ा माहौल के बारे में। अच्छा, मेरी कंपनी में कैसा माहौल है ये पूछ रहे हो? जी सर, जी। ओके, तो विप्रो का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी लोअर लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी ठीक नहीं लगती है मुझे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नहीं मिलती, कुछ तो पता ही नहीं रहता कि आगे करने क्या है। लेकिन जो इनका लर्निंग पोर्टल है, जैसे कि जैसे आप विप्रो ज्वाइन करते हो तो इनके बहुत सारे लर्निंग पोर्टल है, वी लर्न करके है और टॉप गियर करके एक टॉप गियर है विप्रो का, जिसमें आप कंपनी के वर्क के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप टॉप गियर से प्रोजेक्ट उठा सकते हो, उसको कर सकते हो और उसकी पेमेंट आपकी सैलरी के साथ होती है और आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी में वर्क कर सकते हो। आई मीन पूरा का पूरा उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है तो आप सीख सकते हो और आप उसके प्रोजेक्ट पर भी वर्क कर सकते हो। आप उसके लिए आपको वो पे भी करेंगे एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम सैलरी, राइट। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है विप्रो की। और दूसरी बात ये है कि वो यूडेमी के पोर्टल्स, मतलब यूडेमी जानते हो, है ना, पे देते हैं। आई मीन कंपनी की आईडी से लॉग इन करोगे, उसके बाद आप किसी भी कोर्स में इनरोल करना तो एजेंट और कुछ भी नया सीख सकते हो। तो इनिशियल स्टेज में अगर आप विप्रो ज्वाइन करते हो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करना चाहते हो, कुछ अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हो। हाँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्किलफुल हो, टैलेंटेड हो और आपकी ऑलरेडी कोडिंग वगैरह अच्छी है तो आपको विप्रो से बड़ी कंपनी को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए विप्रो काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है अगर आप सीखना चाहते हो। और बहुत सारी ट्रेनिंग चलती है इनकी, और ट्रेनिंग तो काफ़ी चलती है इनकी, बहुत ट्रेनिंग चलती है। अगर आप किसी भी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो तो इनरोल कर सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग में इनरोल करा था जीसीपी के, गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, तो उसका सर्टिफिकेशन भी कंपनी ने कराया, उसकी उसके कॉस्ट वगैरह भी वही पे करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी विप्रो में। और फिलहाल जहाँ तक रही बात कलीग वगैरह की, तो कलीग जैसे हम होते हैं नए नए पास आउट होके जाते हैं, वैसे बहुत सारे फ्रेशर आते हैं विप्रो में, क्योंकि हर साल बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्रेशर्स आते हैं। तो उनके साथ जो एक कनेक्शन बनता है वो काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता है, एक जेन्युइन सा कनेक्शन होता है। कुछ भी पूछोगे तो वो अच्छे से बताएंगे, तुम्हें आता है तो तुम अच्छे से बताओगे। तो कलीग के साथ तो कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है इनका वो कहीं ना कहीं लैग करता है हैंडल करने में सही से। हो सकता है ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि पहली बार लॉकडाउन में वर्क करवा रहे हैं ये लोग ना, इस वजह से। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि कहाँ पे लैग करते हैं लोग, लेकिन फ्रीडम काफ़ी है, आप कुछ भी नया सीख सकते हो, कुछ भी नया प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो और अर्न भी अच्छा कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो सीखने के पर्पज से अगर आप विप्रो ज्वाइन करते हो इनिशियल स्टेज में तो काफ़ी अच्छा है। तो सर, अब अगर देखा जाए तो सर, क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिसपे हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कि सर तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग थोड़ा देखना पड़ेगा, तो क्या क्या प्लेटफॉर्म है आपके हिसाब से जिन पे हम ट्राई कर सकते हैं? ओके, तो पर्सनली जहाँ तक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंपनीज की लिस्ट बनाओ, लगभग 50-60 कंपनी की लिस्ट बना लो जिन कंपनीज में आपको जाना है। और सबसे अच्छा पोर्टल जो होता है किसी भी कंपनी में उनका कैरियर पोर्टल होता है। तो उस कंपनी के कैरियर पोर्टल पे जाओ और अपनी हिसाब से देखो कि कौन सी जॉब आपको अप्लाई करनी है।
तो सभी कंपनियों की सबसे पहली बात, जितनी भी कंपनीज है जितने आपको जाना है उन सभी का एक कैरियर पोर्टल होगा। उन कैरियर पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दो और ईमेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि अगर उनकी कोई नई वैकेंसी निकलती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे बेस्ट तरीका यही है किसी भी कंपनी में आपको अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जो चीज़ें मुझे लगती है सबसे अच्छी, वो लिंक्डइन लगता है, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारी वैकेंसी मिलती है लगभग सभी कंपनीज की वहाँ पे। उसके अलावा अगर पहली चीज़ तो कैरियर पोर्टल हो गया कंपनी का, दूसरा लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे अप्लाई करने से बहुत सही लगता है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो ये है, जैसे कुछ कुछ वेबसाइट्स भी हैं जैसे naukri.com, placework.com। ये ये थोड़ी अच्छी है, पर मैंने इस पे बहुत पहले अप्लाई किया था, फिर इसके बाद मैंने छोड़ ही दिया इनके अप्लाई करना, क्योंकि मैं मोस्टली फोकस करता हूँ कि कंपनी के करियर पोर्टल पे जाओ। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो, जैसे हैकर रैंक एक वेबसाइट है ना। हैकर हैकर रैंक एक वेबसाइट है, और एक हैकर अर्थ है वेबसाइट। हैकर अर्थ वाले पे चैलेंजेस चलते रहते हैं नॉर्मली, लगभग सभी मंथ में चैलेंज होते हैं उसमें। और कंपनीज के जो हायरिंग वाले चैलेंज होते हैं वहाँ पे हैकर अर्थ पे, उस पे जब आप किसी भी कंपटीशन को उस पर कम्पिटिट करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट कॉल आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है आपकी स्किल। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप ऐसी चैलेंज वाली जगहों से भी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो एक तो कैरियर पोर्टल, दूसरा दूसरा लिंक्डइन, और तीसरा ये हैकर अर्थ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इसमें जो चैलेंजेस होते हैं, इसमें हायरिंग वाले चैलेंज काफ़ी होते हैं और लगभग सभी में हर मंथ में होते हैं, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी और जो जॉब पोर्टल्स होते हैं उस पे अप्लाई कर सकते हैं, पर उन पे मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। पता नहीं क्यों, पर्सनली मेरा व्यू ऐसा है कि मतलब कभी-कभी ना ऐसा होता है कि वो कॉल करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे वैकेंसी है, ज्वाइन करना हो तो 200 रुपये यहाँ से पे कर दो या फिर 2000 रुपये पे कर दो, पैसे ले लेते हैं वो और कुछ करवाते हैं नहीं। तो इस चक्कर में ना ऐसा मेरे कई दोस्तों के साथ हुआ है और मेरे कई जूनियर के साथ भी हुआ है। तो इसलिए मैं इस इन पे वालों पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस नहीं करता। कंपनी के कैरियर पोर्टल पे जाओ, और हर कंपनी का अपना होता है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद लिंक्डइन पे जाओ या फिर हैकर अर्थ पे जाओ, वहाँ पे चैलेंजेस चलते रहते हैं, वहाँ से करो। और जब आप और अगर आपको जॉब लेना है अच्छा, और अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है, तो अच्छे प्रोजेक्ट पे वर्क करो। और जो वर्क आप डेली कर रहे हो उसको डेली डेली ना गिटहब पे पोस्ट करते रहो और लिंक्डइन पर अपडेट करते रहो हैशटैग लगा के। तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग होती जाएगी धीरे धीरे, और रिक्रूटर्स जब सर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी, और यहाँ से जो जॉब मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी कंपेयर टू naukri.com या फिर sunil.com, है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपने सर हैकर के बारे में बताया, तो सर और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जो बहुत बेहतर हैं हैकर रैंक या हैकर की आप जहाँ पे हम लोग अच्छा सा कोडिंग कर सकें, जहाँ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और कितना कोडिंग करना चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो अगर आपका डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या फिर किसी और डेवलपमेंट में या फिर मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, तो जाहिर सी बात है आपको उन फील्ड में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनमें आपका इंटरेस्ट है। तो लेकिन ये चीज़ें जैसे होती है ना, ऐसे ये एक चीज़ें ऐसी होती है जैसे कोई रेगुलर टास्क हो, जैसे ब्रश करना रोज, है ना, रोज ब्रश करना एक टास्क है ना। ऐसे ही कोडिंग को एक टास्क बनाओ और रोज एक दो कोड करो केवल ब्रशअप के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी लॉजिक बिल्डिंग। और रही बात कम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म की, तो वो बहुत सारे हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब बहुत सारे हैं। आपको सेलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी पहले सेलेक्ट। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अप्रोच करने का सही तरीका ये है कि पहले आप किसी एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखो। अगर आपने एक लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बना ली, अगर आपको कोडिंग करनी है कम्पिटिटिव वाली, सी प्लस प्लस, जावा, या फिर आपका इंटरेस्ट पाइथन में है तो उसको भी कर सकते हो। तो किसी एक लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बनाओ, उसके टूल्स वगैरह के बारे में अच्छे से सीखो, लाइब्रेरीज के बारे में अच्छे से सीखो, कैसे वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट सीखो। इतना सीखने के बाद
आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो जो जहाँ पे इजी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हैकर रैंक जो है, हैकर रैंक पे स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं, है ना। उनको हर लैंग्वेज के क्वेश्चन भी पड़े हैं वहाँ पे, तो आप हर लैंग्वेज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिर जैसे मुझे लगता है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग से, और हर एक डेटा स्ट्रक्चर के कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे स्टैक हो गया तो उसका रिवर्स करने वाला, स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाला, बैलेंस ब्रैकेट, ये सब प्रॉब्लम ना काफ़ी कॉमन है। तो हर तरीके के डेटा स्ट्रक्चर के कुछ प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, और उनको अगर हम करते हैं खुद से, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे कोड अवेलेबल है, अगर उसको देख के हम समझेंगे कि हमें आ गया तो जरूरी नहीं है कि हमें आया, वो दूसरे दिन ही भूल जाएगा। तो अगर उन सभी कोड को हम खुद से कर पाते हैं, जो कॉमन, जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, उसके बाद हमें कम्पिटेटिव में जाना चाहिए। और कम्पिटेटिव में जब हम जाते हैं तो हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्ट्रेंथन करना है, तो जो पर्सनली मुझे लगता है लीड कोड काफ़ी अच्छा है, या फिर इंटरव्यू बिट काफ़ी अच्छा है। इंटरव्यू बिट पे वो, वहाँ पे अगर आप जितने क्वेश्चन है, लगभग 250 या 200 के आसपास क्वेश्चन है वहाँ, और वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हो, मतलब इंटरव्यू आप आराम से निकाल सकते हो अगर इतने क्वेश्चन आपने खुद से कर लिए तो। और रही बात कम्पिटिटिव की, तो कम्पिटिटिव में जाने के लिए कोड सेफ और कोड फोर्सेस, ये दोनों साइटें काफ़ी अच्छी हैं, इनमें से आप किसी को भी एक को चूज कर सकते हो, और इनमें किसी में भी जा सकते हो। तो कोड फोर्सेस और कोड सेफ का कुछ ऐसा है कि इनमें कम्पिटिटिव कोडिंग करोगे जब आप, तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आएगी कि प्रोग्राम समझ में ही नहीं आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। और स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन होगा, कभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे होता है। तो उनके एडिटोरियल जब आप देखोगे, उनके सोल्यूशन देखोगे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया होता है कि इस कोड को कैसे करना है। तो कम्पिटेटिव कोडिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप कोड तो कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर भी आपका अच्छा है, लेट से आपका एल्गोरिथम भी अच्छा हो चुका है, लेकिन कम्पिटेटिव कोडिंग में क्या होता है ना, आपको कई सारे नए लॉजिक मिलते हैं, हर एक प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसे इस चीज़ को, ऐसे होता है कि हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं पर उनका यूज कहाँ करना है ये नहीं जानते हम सही। तो जब कम्पिटेटिव कोडिंग करोगे तो इन सभी ऑपरेटर, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर हो गए, इनके काफ़ी अच्छे यूज होते हैं और बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी कम कर देते हैं। तो इनका सही यूज करना हम कम्पिटेटिव कोडिंग में सीखते हैं। और एक्चुअल में कम्पिटेटिव कोडिंग जरूरी नहीं है कि आप 7 स्टार बन जाओ और पूरा दिन भर वही करते रहो। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो करो, बट 3 स्टार 4 स्टार तक अगर आप चले जाते हो ना इसमें, तो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतने में भी आप ये वो डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की बिल्ड हुई है आपके माइंड में। अगर आपको लगता है कि आप कोड सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो आपको करना चाहिए। और अब जब आपको लगने लगे कि अब मैं कोड को सॉल्व कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ टाइम दिया जाए, तो आपको छोड़ देनी चाहिए कम्पिटेटिव कोडिंग, और अपने डेवलपमेंट पे या फिर अपने जिस भी फील्ड में जाना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना जी सर, तो में हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए? चाहिए। ओके, इंटरव्यू में गलती, देखो, सबसे पहली गलती जो आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हंसना, ये पहली गलती है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और काफ़ी ज़्यादा हंसते हो तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल राउंड में या फिर एचआर राउंड, जो भी आपके सामने बैठा है उसको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा हंसते हो, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो उस इंटरव्यू को लेकर, तो ये डायरेक्टली बैड इफेक्ट डालता है। स्माइल करना ठीक है, लेकिन हंस देना ये अच्छा नहीं है अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो, ठीक है। और दूसरी गलती आप ये कर सकते हो कि ढेर सारा परफ्यूम मत लगाओ, क्योंकि ये डायरेक्टली बैड बैड इम्पेक्ट करता है। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होता है वहाँ पे कई सारे पोर्टल बने होते हैं और अलग अलग जगह पे इंटरव्यू हो रहा होता है। आप अकेले ऐसे बंदे होंगे जो ढेर सारा परफ्यूम लगा के जाओगे और आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वो गलत तरीके का इंप्रेशन डालता है एक तरीके से। अगर आपने परफ्यूम ज़्यादा लगा रखा है या फिर आपके हेयर सही नहीं है, सब उलझे उलझे पड़े हुए हैं ना, तो, और या फिर आप कुछ ऐसे कपड़ों में चले गए हो जो बिल्कुल ही इनफॉर्मल है, तो ये भी ठीक नहीं है ना। आप
आपको बिल्कुल फॉर्मल में जाना है और हेयर स्टाइल वैसी रखनी है जो आपको अच्छी लगती हो, पर वो ऐसी ना हो कि उलझे हुए बाल हो और कुछ भी ऐसा हो, है ना। और थोड़ी सी सेंसियलिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो मतलब वहां पे जाके आपको शो ऑफ नहीं करना है, आप जैसे हो आपको वैसे ही बन के जाना है ना। क्योंकि जब आप शो ऑफ करते हो ना तो सामने वाला बंदा समझ जाता है। क्योंकि अगर आपने अगर आपने कभी भी उस तरीके से नहीं बिहेव किया है जिस तरीके से आज आप जबरदस्ती करना चाह रहे हो बिहेव, उस तरीके से नहीं कर पाओगे, आपको पकड़ा जाएगा है ना। तो इंटरव्यू का सीधा सा फंडा यही है कि बिल्कुल सिंपल में जाओ, जैसे आप हो बिल्कुल वैसे जाओ, और कुछ भी शो ऑफ करने की कोशिश ना करो। कोशिश ये करो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, और आपकी समझने की स्किल जो आप इंटरव्यूअर बताना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है, आप की लिसनिंग स्किल अच्छी हो और आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रदर देन कि लुक लुक पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल जाना है जैसे आप हो, और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। तो क्योंकि सिंपलिसिटी जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है और वो हर जगह एक्सेप्टेबल है ना। तो बिल्कुल सिंपल में जाओ और कोशिश करो कि आपका नॉलेज जो है, आपकी स्किल जो है वो ज़्यादा बोले और आप कम बोले, है ना। ये चीज़ जरूरी है। तो सर हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड तो खत्म हो गया। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। अब आप अपने हिसाब से जो भी आप अपनी तरफ से बताना चाहें वो बता सकते हैं ओके, तो मैं अपने हिसाब से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपकी डेवलपमेंट वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको सीधे सीधे एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग और कोई एक लैंग्वेज पकड़ना चाहिए अगर आपको CSIT फील्ड में। तो उसके बाद ये दो चीज़ सही करने के बाद कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए, और एक दो महीने अगर आप इस पे ध्यान दे दोगे, रेगुलरली कर लोगे, तो ये काफ़ी हेल्प करेंगी आपको जॉब क्रैक करने में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, यही सारी चीज़ें देखी जाती है स्टार्टिंग में। बाकी जो कंपनीज होती है ना, जैसे आपने विप्रो क्रैक करा या फिर इन्फोसिस करा या फिर TCS क्रैक करा, तो कंपनी में इंटर करते ही जो भी उनको काम कराना होगा उस पर वो खुद ट्रेन करेंगे आपको, है ना। और उस टेक्नोलॉजी के बारे में वो ट्रेनिंग देंगे पहले आपको, उसके बाद काम करवाएंगे। तो स्टार्टिंग में कंपनीज को इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि आप फ्रेशर हो ना, तो उस फ्रेशर से फ्रेशर जैसा ही एक्सपेक्टेशन होता है। तो कोडिंग स्किल, कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड, ये तीन चीज़ें आप सही कर लोगे तो जॉब लग जाएगी। और जो लोग थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में है, उन्हें केवल जॉब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें अच्छे से कोडिंग करनी चाहिए, या फिर जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हो उसमें काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, पता। कंपनीज में ऐसे बंदे नहीं मिल रहे हैं जो उनका काम कर सके। ऐसी ऐसी कंडीशन भी मैंने देखी कुछ कंपनीज में है। एक कंपनी में जावा डेवलपर्स की ज़रूरत है और उसको बंदे ही नहीं मिल रहे हैं कहीं पे, है ना। तो ऐसा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, तो आपको इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है कि जॉब मिलेगा या नहीं। आपको स्किल पे फोकस करना है अपने, और उसको बेहतर करना है। अगर आप एक साल तक कर ले गए फाइनल में जाके, आपकी 100% बहुत अच्छी जॉब लगेगी। और अगर आप फाइनल में हो तो 2-3 महीने ढंग से दोगे तो जॉब लग जाएगी। क्योंकि क्योंकि हमारी जो सोचने की शक्ति होती है, पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप कर सकते हो अगर आप 1-2 महीने अच्छे से देते हो, अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी अच्छी कंपनी निकाल सकते हो। ठीक है रजत, और कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं सर, थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। मोस्ट वेलकम। और और किसी किसी का को कोई कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ सर बिल्कुल बोलो। लैंग्वेज कैसे चूज करा मतलब? लैंग्वेज चूज करना, देखो, अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कम्पिटिटिव कोडिंग में ज़्यादा है तो C++ और जावा में से कोई एक पिक कर लेना ही काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पाइथन में इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि जो बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडिया की बात करें तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो
स्टार्टिंग में जावा पर ही ट्रेन करेंगी आपको और जावा ही सिखाएंगी, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और भी बहुत सारी, जैसे कैपजेमिनी हो गया और भी बहुत सारी कंपनी जो भी एमएनसी है इंडिया में, वो सारी जावा में ही जाती है और बड़ी कंपनी में भी लगभग जावा में ही जाती है। और पाइथन की रही बात, तो वो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब फील्ड में काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। तो अगर आपका टारगेट ये है कि आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में जाना है, तो आपको पाइथन चूज़ करना चाहिए और उसी पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है उस फील्ड के लिए। और अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको सी प्लस प्लस या जावा में से कोई एक पिक कर लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा जाना है तो सी प्लस प्लस में जाना चाहिए, लेकिन आपको डेवलपमेंट में जाना है तो आपको जावा में जाना चाहिए, क्योंकि जावा में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है और जो डिसिप्लिन जो फॉलो किया जाता है ना जावा में, वो बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। तो अगर डेवलपमेंट में जाना है तो सीधे सीधे जावा चूज करो स्टार्टिंग में, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। अगर कंपटीटिव कोडिंग में काफ़ी अंदर तक जाना है तो वहाँ पे सी प्लस प्लस ज़्यादा काम है। और अगर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में जाना है आगे फ्यूचर में, तो इन दोनों को छोड़ के आपको पाइथन चूज करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पाइथन ही काम आएगा, है ना। तो ऐसे चूज कर लेना चाहिए। और बाकी और कोई लैंग्वेज अगर चूज करनी है तो उसको इन तीनों में से पहले कोई पढ़ो, उसके बाद उस लैंग्वेज पे जाओ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप एक लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, क्योंकि क्या पता कल मार्केट में कोई और अच्छी लैंग्वेज आ जाए तो आपको इसको छोड़ के उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में भी ज्वाइन करते हो ना, उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उस प्रोजेक्ट को अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में करना है तो तब भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीनियर डेवलपर हो या फिर आप डेवलपर हो या फिर आप प्रोजेक्ट लीडर हो, तो तब भी आपको करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तो हमें ना एडाप्टेबल बनना चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमें दूसरा लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा तो हम सीख लेंगे। और स्टार्टिंग के लिए इन तीनों में से कोई एक चुनना ही सही है। उसके बाद आप कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे आपने कोडिंग अच्छी कर ली, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अब आपको फुल स्टैक में जाना है तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो आराम से, या फिर आपको एंड्रॉयड में जाना है तो कोटलिन वगैरह पढ़ सकते हो। अगर आपको स्विफ्ट वगैरह पढ़ना है, आईओएस में जाना है या फिर फ्लटर वगैरह, तो वो सभी पढ़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है तो इन तीन में से कोई एक पिक कर लेना चाहिए, डिपेंडिंग कि आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल। यस सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? चलो फिर ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर थैंक ओके, बाय, मोस्ट वेलकम। यू।